हेलो गाइस। और मुस्टंडो आ गए। गुड Yes, आफ्टरनून sir. सर। Good afternoon, sir. चलो भाई, टाइम नहीं है आज ज्यादा अपने पास में, शुरू करते हैं क्लास। जिसको आना था वो आ गया, जिसको नहीं आना था वो आता रहेगा बीच में। चलो गाइस, जो आज का चैप्टर हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फटाफट फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो स्क्रीनशॉट लेना हो लगातार लेते रहो, जो कुछ करना है बस बने रहो मेरे साथ में 1 घंटे तक। ऑलराइट गाइस, ये यूजेस एंड एप्लीकेशंस वगैरह मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत इजी है, आप लोग बुक से देख के कर सकते हो कहाँ कहाँ पर आपके मिरर्स का यूजेस आता है। नेचर ऑफ लाइट से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें भी हम जाएंगे नहीं। और ये टर्म्स जो आपको दिख रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोर्स ऑफ लाइट, मीडियम ट्रांसपोर्ट रे, ये सब आपको एग्जाम में कभी आने वाला नहीं है। सो इसको आप एज इट इज इग्नोर करो। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे बीम ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो कन्वर्जेंट बीम होती है जिसके अंदर में रेस कुछ एक ही पॉइंट की तरफ आ रही हूँ, कन्वर्ज हो रही हूँ, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रेज ऐसी टाइप की रेज होती हैं जो एक पॉइंट से बाहर की तरफ में कहीं जा रही हो, दीज आर नोन एज डाइवर्जिंग रेज। और पैरेलल रेज की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगी पैरेलल रेज, जो एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे जा रही हो, दीज आर नोन एज पैरेलल रेज। और इनका जो कलेक्शन होगा, बहुत सारी रेज जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है, जैसे हम लोग खेत के अंदर वो काट के कुछ फसल वगैरह काट के एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं ना, या बंच बोलते हैं जिसको, बहुत सारे पेन अपने हाथ में इकट्ठा कर लिए, दैट इज नोन एज अ बीम। तो ये जो बीम है यही है बहुत सारी रेस का कलेक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बस, क्योंकि प्रेजेंटेशन पीपीटी जब आपको ग्रुप में भेजेंगे या फिर पर्सनल में आएगी, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा वहां पर। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और वो स्मूथ सरफेस पे होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन अपना स्मूथ सरफेस पे होगा। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि जैसे आपने ये पैरेलल रेज बीम डाल दिया इसके ऊपर में, सरफेस के ऊपर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास along a certain direction, और वो फिक्स डायरेक्शन होगा, और वो भी जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे they will also be parallel to each other. But in case of diffuse reflection or in case of irregular reflection, it happens on an irregular surface, रफ सरफेस के ऊपर होगा, वो स्मूथ सरफेस के ऊपर नहीं होगा। रफ सरफेस बोले तो अपना ये प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, ये सब रफ सर्फेसेज है, दीज आर नोन एज रफ सर्फेसेज। इनके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। आप लोग देख सकते हो कि इंसिडेंट लाइट आ तो रही थी पैरेलल डायरेक्शन में, बट जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो अलग अलग डायरेक्शन में वो तितर बितर हो गई है, तितर बितर हो गई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की बात करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले आप देख लो, इंसिडेंट रे वो वाली रे होती है जो सरफेस पे टकरा रही है, जो बाहर से आएगी सरफेस पे टकराएगी, उसी को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो टकरा के वापस चली जाएगी उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्ट होके चली गई है। आपको क्या करना है, जिस सरफेस पे ये दोनों रेज टकरा रही है, जिस सरफेस पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे खत्म, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस खत्म, रिफ्लेक्टेड रे खत्म। बात आती है कि जिस पॉइंट पे आपने ये रेज टकराई हैं, उसी पॉइंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर आप एक ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन खींचो विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। So line which is perpendicular to the surface at the point of coincidence is known as normal, उसी को normal बोलते हैं हम लोग, that is known as normal. So normal खत्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों बन जाएगा नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल, दैट मींस ये वाला एंगल। इसको कभी थीटा भी लिख सकते हो, अभी कभी आप आई भी लिख सकते हो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है, नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो आई अपना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरीके से हमने सारी की सारी टर्म्स फटाफट फटाफट देख लिए हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो बीच में मेरे को बोलना, चैट बॉक्स में लिखना, बीच में बोल मत देना, चैट बॉक्स में लिख देना। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दोस्तों फर्स्ट लॉ जो आता है वो आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में, थीटा आई या आई, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल normal to the, yeah, at the point of coincidence
कोइंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों लॉज वाला जो पेज है ना गाइस, विच इज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेज है ये, इसके चांसेस हैं बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से कोई ना कोई एक लॉ जरूर पूछा जाएगा और उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर में। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग ये दोनों लॉज को अच्छे से समझते हो और दोनों लॉज को अच्छे से रट लेना, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है यूनिट टेस्ट के अंदर में। सो रट लेना इसको बहुत अच्छे तरीके से, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इमेजेस की तरफ चलते हैं। इमेजेस जो मैंने आपको यहाँ पे आप लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिखाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। जैसे रियल इमेज वैसी इमेज होती है जिसमें एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। वहां पे एक्चुअली में रेज को मीट करना, मतलब एक रे मान लो यहाँ से आ रही है, दूसरी रे यहाँ से आ रही है, ये सब रिफ्लेक्शन के बाद वाली स्टोरी है। तो जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर आपको इमेज मिलने वाली है, और वो जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। मतलब रियली में कर, रियली मींस एक्चुअली दे विल बी मीटिंग। वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो हमको लगेगा कि वो इमेजेस, आई मीन योर रिफ्लेक्टेड रेज आर अपियरिंग टू इंटरसेक्ट और मीट, बट दे विल नॉट एक्चुअली मीट। वो असली में वहां पर मीट नहीं कर रही होंगी, वो सिर्फ हमको दिखेगा, आंखों का धोखा है वो। दैट इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज बनेगी। इन दोनों इमेजेस में अगर आपको पता करना है कि कौन सी इमेज रियल है और कौन सी इमेज वर्चुअल है, आप अगर रियल इमेज के सामने कोई स्क्रीन लगाओगे तो वो स्क्रीन के ऊपर इमेज को आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो अ रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे, प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। वेयर एज वर्चुअल इमेज को कभी भी आप लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। एग्जांपल देता हूं मैं, सुबह सुबह जो अपनी शक्ल देख के आते हो वो वर्चुअल इमेज बना के आ रहे हो आप लोग, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज बन रही है आप लोगों की। बात करेंगे गाइस इरेक्ट इमेज की। इरेक्ट बोले तो खड़ा हुआ, यानी कि इमेज अगर सीधी बनेगी तो वो इरेक्ट इमेज कहलाएगी। इन्वर्टेड मतलब चमगादड़ की तरह नीचे लेटी हुई, ये हो गई इन्वर्टेड इमेज, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ में अगर सीधी खड़ी हुई इमेज है तो उसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज, और अगर उससे नीचे लटकी हुई इमेज है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। मतलब जिसका पैर ऊपर होगा और उसका सर नीचे होगा उसको हम लोग इन्वर्टेड बोलेंगे। लेटरली इन्वर्टेड इमेज वैसी बनती है, वही एग्जैक्टली सेम चीज जो हम लोग सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हैं मिरर के अंदर में, हमारा लेफ्ट राइट नजर आता है, राइट का लेफ्ट नजर आता है। सो लेटरली वी आर इन्वर्टेड, मतलब हम लोग ऐसे उल्टे नहीं लटके होते हैं, बट हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। सो ये चारों की, ये चार पांच जो टर्म्स है आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड लेटरली इन्वर्टेड, बिकॉज दीज विल बी यूज्ड इन योर क्वेश्चंस इन न्यूमेरिकल्स। वो पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, आपको नेचर ऑफ द इमेज बताना है फटाफट फटाफट, तो वो बोलेगा नेचर ऑफ द इमेज बताओ भाई, आपको बोलना पड़ेगा, इज इट अ रियल इमेज, इज इट एन इरेक्ट इमेज, इज इट इन्वर्टेड इमेज, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज दैट। फाइन, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ मिरर्स में गाइस। सबसे पहला मिरर आता है प्लेन मिरर। इसके अंदर प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सर है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सपोज सर का डिस्टेंस है मिरर से 2 मीटर का, तो जब सर की इमेज बनेगी मिरर के पीछे की तरफ में तो वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो पहली चीज आपने देखी कि डिस्टेंस सेम रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा मिरर से। दूसरी चीज आप समझ के चलो कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है दैट विल बी द सेम साइज ऑफ द इमेज, इमेज के साइज के बराबर होगा। तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। और कभी कभी क्या है, कुछ लोग ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन इस बार बार पूछा जाता है कि मिरर की हाइट कितनी हो सो दैट यू गेट अ कंप्लीट इमेज ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको अपनी खुद की कंप्लीट इमेज चाहिए तो मिरर कितने साइज का चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए जो आपकी हाइट है उसका आधा कर दो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड मिरर साइज। सो ये रिक्वायर्ड मिरर साइज होगा, मिरर का इतना साइज मिनिमम चाहिए ताकि आप अपनी फुल इमेज मिरर के अंदर देख सको। समझ में आया? और इसमें एक और क्वेश्चन आपसे शायद पूछा जा सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। योर आंसर शुड बी इंफिनिटी। उसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, मतलब फोकल लेंथ बहुत दूर बने, बहुत दूर होगी उसकी फोकल लेंथ। सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, image will be virtual, it will be erect, but it will be laterally inverted। image जो बनेगी ना वो laterally inverted बनेगी, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा उसमें। बाकी ये लास्ट पॉइंट आपके पास में है, ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू इमेज का साइज। तो मैंने थोड़ा हैफजेड मैनर में लिखा हुआ, आप लोग समझ गए हो कि कैसे इसको समझना है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, आगे बढ़ते गाइस। चलो
टाइप्स ऑफ मिरर्स में अपने पास में दूसरे टाइप के मिरर आते हैं जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेयर था, एक काफी बड़ा सा स्फेयर था, कभी आपने अंदर का सरफेस पॉलिश कर दिया, कभी आपने बाहर का सरफेस पॉलिश कर दिया, और इन्हीं से तोड़ के मिल रहा है हम लोगों को स्फेरिकल मिरर, जिसमें एक आता है कॉनकेव मिरर और दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब बच्चों नाम में ही छुपा हुआ है, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब अंदर की तरफ में कुछ चीजें ढल रही है, सो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। सो लाइक दिस, ये कॉनकेव मिरर है, देखो यहाँ पे जो इसका शेप है वो गुफा के जैसा शेप है, राइट। सो इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। एंड अगर उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस दूसरी साइड जो पेट बाहर निकल जाना, वैसे टाइप का कुछ शेप हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और वो आपको इस तरीके से दिखेगा या फिर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। सो गाइज ये जो आपने डैश लाइन बनाई है ये है अपना पॉलिश्ड साइड, ये पॉलिश्ड साइड है। और जहां पर आपने कोई भी डैश लाइन नहीं बनाई है ये आपका शाइनी सरफेस है जहां से आपको रिफ्लेक्शन होने वाला है। सो रिफ्लेक्टेड पार्ट यहीं से आपको मिलने वाला है। सो स्फेरिकल मिरर गाइस दो टाइप के हैं, एक है कॉनकेव मिरर, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का कॉनकेव मिरर है, एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, आप सिर्फ कॉनकेव मिरर याद कर लो, केव मतलब गुफा, गुफा के अंदर ये ऐसा शेप बना लेना, ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, बाकी आप ये राइट हैंड साइड की इमेज को इग्नोर करो, इसको हम लोग नहीं देखने वाले ज्यादा। कॉन्वेक्स मिरर का जस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, मॉल के अंदर देखा होगा, बिल्डिंग के सामने देखा होगा, आपके फ्लैट के अंदर में भी देखा होगा, ये वाला मिरर आप लोगों को दिख जाता है, राइट। जहां पर भी शार्प टर्न होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाना होगा हम लोगों को, तो ये मिरर हम लोगों को पक्का दिखता है, सो दैट वी कैन सी कि सामने से आने वाली गाड़ी की आ रही है नहीं आ रही है, जगह खाली है कि नहीं आ रही है, इज इट सेफ टू क्रॉस, ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन इन दिस टाइप ऑफ मिरर। All right, let's move on to the terms related to spherical mirrors, guys. Center of curvature, radius of curvature, pole, ये सब चीजें अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये जो अपने पास में एक पर्टिकुलर सरफेस आपको दिख रहा है, दिस इज लेट्स सपोज अ स्फेरिकल सरफेस, ये अंदर से खोखला है, कांच का बना हुआ है, और ऑब्वियसली अगर ये सर्कल है तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, इसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दिस इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात आती है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको क्या करना है, ये बड़ा सा मिरर जो था उसका तोड़ दिया आपने, कुछ हिस्सा आपको मिल गया है। अब राइट हैंड साइड में लेट्स सपोज मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूँ, इसको आपने पॉलिश कर दिया उसको ऊपर की तरफ से, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो आप लोगों को रिफ्लेक्टेड सरफेस मिल जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सरफेस तक कितना डिस्टेंस है, आर, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, एज सिंपल एज दैट। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से सरफेस तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सरफेस के ऊपर हम लोग गाइस एक्चुअली में एक पॉइंट लेके चलते हैं जिसको बोलते हैं पी, जिसका नाम है पोल। पी और पोल, पोल ये मिरर का एकदम सेंटर का पॉइंट होता है। जैसे मिरर ना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका एग्जैक्टली हाफ मिरर के ऊपर में ये वाला पॉइंट पी बन जाएगा, पोल बन जाएगा। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, एज सिंपल एज दैट। पोल खत्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर खत्म। बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होकर निकलती है। स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, दैट इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं भाई। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस। अपर्चर की अगर आप बात करोगे तो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, टॉप से बॉटम तक, जैसे मैंने एम एन इसको नाम दे दिया, एम एन। तो ये जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको मिरर पे मिल रहा है, जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पूरे फोकस, पूरे सरफेस को हम लोग अपर्चर बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो कोई भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इंफिनिटी से कुछ रेज आ रही है विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक कॉमन पॉइंट से पास होंगी, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, और ये एक रूल भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सो वो जो कॉमन पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है, पास हो रही है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और फिर फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल एफ से कहलाएगा, दैट मींस फोकल लेंथ बन जाएगा। ये सारी टर्म्स खत्म हो गए, फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, there will be obviously a question answer round, but for the time being please फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट बना के रखा हो मैंने यहाँ पर कैंडल की तरह पे। एनीवेज रूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रूल ये है बच्चों की, कोई भी रे ऑफ लाइट, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लेफ्ट हैंड साइड में बना देता हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। तो कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे करके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मान लो रिफ्लेक्शन होने के बाद में लेट्स सपोज कॉनकेव मिरर है ना, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ पे आएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर से जाएगी। सिमिलरली ये जो कॉन्वेक्स मिरर आपको दिख रहा है ना, इसमें लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर अंदर तो नहीं घुसने वाली भाई,
वो तो पीछे की तरफ में रिफ्लेक्ट होगी ऐसे करके। सिमिलरली ये वाली लाइट अंदर नहीं घुसेगी, वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट जब आप इन रेस को एक्स्ट्रापोलेट करोगे आपको लगेगा कि ये रेस मीट कर रही है एक पॉइंट पर, और उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल अपीयर टू मीट और एट द फोकस, और दे विल एक्चुअली मीट एट द फोकस। दिस इज योर रूल नंबर 1। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरमान डन है? सर ले लिया। डन है गाइस, आगे बढ़े फटाफट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये राइट हैंड साइड में कॉनकेव मिरर है, लिखते जाया करो। वैसे तो लिखने का मौका दे नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को आज। चैप्टर बहुत बड़ा है गाइस, बहुत 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 बड़ा चैप्टर है ये। इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो चैप्टर बहुत बड़ा है गाइस। अच्छा एनीवेज, ये वाली जो सेकंड वाला पॉइंट है वो बोल रहा था इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास होती है, लेट्स सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ऐसे करके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रेस बैक इट्स ओन पाथ। वो वापस उसी रास्ते में चली जाएगी जहां से वो आई थी, जैसे कि गोलमाल में गोपाल था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएंगी। और अगर बात करोगे अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की, तो वो अपीयर होंगी वहां से निकलती हुई। जैसे लेट्स सपोज ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करते तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, बट क्योंकि यहाँ पे सरफेस है तो पास हो नहीं रही है, बट इट विल अपीयर टू पास थ्रू दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है अपना रूल नंबर। चलो नेक्स्ट, तीसरा नंबर का रूल ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कराई है ऐसे करके, ये फोकस है आपका, अगर आपने कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कराई है गाइस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उसके पैरेलल में होगी ये रेज ऑफ लाइट। दिस इज अ कॉनकेव मिरर and the other one is a convex mirror. Likewise you can draw for convex mirror also. It's very easy. Similarly अगर मान लो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही होती फोकस से निकलती हुई, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। Now this is your p axis, principal axis. p axis, principal axis. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। The incident ray which is, पढ़ने की जरूरत नहीं है इधर पे, ये बना देता हूँ आप लोगों के लिए फिगर फटाफट। कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर समझ में आ गया ना, तो कॉन्वेक्स मिरर समझने में बहुत मुश्किल नहीं होने वाली आपको। सो दिस इज योर पॉइंट पी, यानी कि पोल। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल से पास होती ना बच्चों, तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में सेम एंगल बनाएगी। मान लो यहाँ पे 30 डिग्री था, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पी एक्सिस, राइट। रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो सेम एंगल बनाएगी, दैट मींस यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा आप लोगों का। सो पोल से पास होती है ना, तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, मेकिंग एन सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ रोल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट क्विकली। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर में भी आप लोग बना लेना प्लीज, रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, मैं दो चार केसेस आपको करवा देता हूँ, बाकी के केसेस आप लोगों को खुद समझने हैं। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया से बाहर फेंक दिया ऑब्जेक्ट को। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा हुआ है अपने मिरर से, बहुत दूर रखा हुआ अपने मिरर से। ऑलराइट, सो उसके साथ में इमेज ऐसा कुछ बनेगा। देखो इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ए बी। यहाँ से देखो इंसिडेंट लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही वो लाइट जिसके ऊपर मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस, व्हिच इज रूल नंबर 1। फोकस से पास हो गई। सिमिलरली ये वाली रे देखो बी से निकली थी और ऐसे करके फोकस से पास हो गई है। समझ में आया सबको ये? तो जो इमेज बनेगा वो एफ पे बनेगा। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी भाई, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज, इमेज बहुत ही छोटी। दूसरा पॉइंट ये है, इमेज बनेगी कहां पर? फोकस के ऊपर। इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। प्लीज पार्डन माय राइटिंग बिकॉज आई एम राइटिंग वेरी वेरी फास्ट। एंड जो तीसरा पॉइंट मिलेगा बच्चों को आप लोगों को ये है दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज उल्टी बनेगी और रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मेक सेंस? क्विकली कैन आई हैव अ यस और नो? यस सर। क्विकली एवरीबॉडी कैन आई हैव अ यस और नो? समझ में आया कुछ इसका? ट्री डायग्राम्स ड्रॉ कर लोगे मंशा? हाँ सर कर लेंगे। श्योर? सर कर लेंगे। मंशा आपकी आवाज नहीं, ओके ओके, मैंने म्यूट करके रखा हुआ था। एनीवेज हाँ मंशा बोलो बेटा। सर कर लेंगे। शाबाश शाबाश, गुड गुड। ठीक है, करना कुछ भी नहीं इसके अंदर बेटा, वैसे भी हम लोगों को क्या है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इन्फिनिटी की तरफ रखना है उसको, और
रूल्स फॉलो करने, जो रूल्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट छोड़ दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस। बस आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो मिरर बनाने के टाइम पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट, आई मीन नॉट एग्जैक्ट बट एटलीस्ट कुछ रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे बनाना है उसको। दैट्स इट। बाकी लेबलिंग वगैरह कर लेना, मिरर का नाम देना है मैन, और पोल का नाम दे देना यहाँ पे पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोग मार्क करके आना, फोकस मार्क करके आना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अच्छा, दूसरा केस देख लो यहाँ पर, सिर्फ ये 2 केस करवाऊंगा, बाकी के केसेस आपको कॉनकेव मिरर के खुद ही करने हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा दूर होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमारा सी से थोड़ा सा दूर है, ये रहा ऑब्जेक्ट इज ए बी, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? इट विल पास थ्रू द फोकस। तो देखो फोकस से पास हो रही है, ये फोकस से पास हो रही है। अच्छा, रूल नंबर 2 या 3 व्हाटएवर द रूल वाज, वो ये बोलता है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास कराते हो तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद में उसी रास्ते पे वापस निकल जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये वाला रूल हमने फॉलो किया, जहां पर ये दोनों लाइट मीट कर रही है उसी जगह पर अपनी इमेज बनेगी। और इस बार देखो इमेज लटकी हुई बन रही है, उल्टी हुई बन रही है। तो पहली चीज तो हमको दिख रही है, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, राइट। सो जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको वही वाला ऑब्जर्वेशन लिख देना है, दैट द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए बिकॉज द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इन्वर्टेड इसलिए बिकॉज लटकी हुई इमेज है। दूसरी चीज आपको दिख रही है कि इमेज का जो साइज है वो छोटा है, इमेज इज स्मॉलर, राइट। इमेज इज स्मॉलर, किसके कंपैरिजन में स्मॉलर है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर है। और तीसरी जो ऑब्जर्वेशन आप देख पाते हो कि इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में वो इमेज बन रही है। तो बाकी के ये वाले केस आप लोगों को बुक में देखने हैं, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व करवा देता हूँ कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जा रहे हो कॉनकेव मिरर के, वैसे वैसे इमेज पहले छोटी थी, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। सो देख लो यहाँ पे, ऑब्जर्व कर लो इस चीज को। देखो पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इमेज बहुत छोटी थी, पॉइंट साइज थी। फिर जब ऑब्जेक्ट पास में आया तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हो रही है, जब ऑब्जेक्ट और पास में आया तो इमेज थोड़ी और बड़ी हो गई है। ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस इसलिए बिकॉज ये एक इकलौता केस है कॉनकेव मिरर का जहां पर आपकी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी। इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, अगर एमसीक्यू बनेगा तो इस पे जरूर बन सकता है वो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में बना होगा, देखो इमेज थोड़ी और बड़ी हो चुकी है, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है इमेज, राइट। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, फिर जब आप उसको फोकस पे रख दोगे इमेज बन जाएगी पूरी इन्फिनिटी पर, बहुत दूर और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और जैसे ही, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है, स्पेशल केस। Why is it a special case? Because this is the only case in concave mirror जिसमें हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी। इमेज इज वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पर। और इसका केस आपको एज इट इज याद रखना है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट बना देना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में से एक रे ऑफ लाइट निकालना पोल से और उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करा देना। फिर आप लोग ऑब्जेक्ट से ही ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फंडा यूज कर सकते हो कि रे ऑफ लाइट निकली और वापस उसी डायरेक्शन में आ गई, बाकी उसको पीछे की तरफ में ट्रांसपोज कर देना, एक्स्ट्रापोलेट कर देना, यू विल गेट द image. So virtual and erect. Guys, जब भी रियल इमेज बनेगी, तो वो इन्वर्टेड होगी, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी ना तो वो इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो इरेक्ट इमेज बनेगी, और रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड इमेज। आपकी आंखों पे रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज नहीं बनती है। सो दैट मीन्स आप जो पूरी दुनिया देख रहे हो वो उल्टी देख रहे हो, लेकिन आपका दिमाग उसको सीधा कर रहा है। इट्स द फन फैक्ट। हम जो दुनिया देख रहे हैं ना बच्चों, ये उल्टी दुनिया है। आई मीन हमारी आंखों पे वो उल्टी इमेज बन रही है। मेरे लैपटॉप का स्क्रीन उल्टा दिख रहा है, आप मुझे उल्टे नजर आ रहे हो मेरी आंखों को, बट मेरा दिमाग उस इमेज को प्रोसेस करके सीधा दिखा रहा है। आई मीन सेम गोज विद यू एवरीबॉडी। सो हमारी आंखों पर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी आंखों में कैसी टाइप की इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, द आंसर शुड बी रियल इमेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि स्क्रीनशॉट के टाइम पे याद आ जाए। आईज में रियल इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी आंखों में। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही कॉमन टेबल है, वो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा के धीरे धीरे करके फोकस की तरफ लेके जा रहे हैं, फोकस से फिर हम पोल की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड फाइनली हमारे पास में एक स्पेशल केस यहाँ पे है। और पहला वाला केस तो हम लोगों को सबको पता है। जब इमेज की बात करेंगे हम लोग, तो सारे के सारे केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड है। सिर्फ एक केस ऐसा है जिसके अंदर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और वो वाला केस कौन सा है? जब हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा।
P और F के बीच में होगा। बाकी सब ये साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, ये सब आप लोग रट सकते हो या फिर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे भी बुक से है ये चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके अंदर में यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला यूज है इसका बच्चों, रिफ्लेक्टर्स की तरह हम लोग यूज करते हैं सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, मोटर व्हीकल्स में, है ना। रीजन इसके पीछे का ये है दोस्तों कि लेट्स सपोज हमारे पास में ये कॉनकेव मिरर है, अगर मैंने इसके फोकस पे कोई बल्ब रख दिया है, सो फोकस से जब ये रेज ऐसे निकलेंगी, ऐसे करके टकराएंगी, इधर पे टकराएंगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और टॉर्च लाइट, सर्च लाइट का हमारा जो पर्पस है वो यही है ना, हमको पावरफुल बीम चाहिए और एकदम पैरेलल चाहिए ताकि हम लोग सामने वाली चीज को देख सकें। सो दैट इज व्हाई these guys are used in reflectors। इसको रिफ्लेक्टर में भी हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग सोलर फर्नेसेस में भी यूज करते हैं, शेविंग मिरर के जैसा भी यूज करते हैं। शेविंग मिरर वाला जो केस होगा ना, वो लास्ट वाला स्पेशल केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही थी जब। तो आपने सुबह सुबह देखा होगा अपने पापा को शेव करते हुए, वो जो मिरर होता है ना वो कॉनकेव मिरर ही होता है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर। और लास्ट यूज इसका है, डेंटिस्ट लोग वगैरह सब इसको यूज करते हैं ताकि आपके दांतों को अंदर से देख सकें, थोड़ा क्लोजली उनको ऑब्जर्व कर सके, बिकॉज इट विल फॉर्म एन एनलार्ज्ड इमेज। बाकी concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces and so ये सब आप लोग देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सिर्फ दो ही केस आप लोगों को मिलेंगे, जब एक बार ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज हमको अपीयर होगी फोकस पे बनती हुई, अपीयर होगी हम लोगों को कि फोकस पे बन रही है। ये सिर्फ दिखेगा, ऐसा होता नहीं है। इमेज एक्चुअली में मतलब रियल इमेज नहीं है ना, वो वर्चुअल इमेज है। इट विल अपीयर टू फॉर्म एट फोकस। सो दो केस बनेंगे, पहला केस ये हो गया, और बाकी दूसरा वाला केस होगा जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के कहीं पर भी बीच में रखा होगा। उस केस में बच्चों देखो इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और छोटी बनेगी, छोटे साइज की बनेगी। सो कभी भी हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसके अंदर बड़ी इमेज बनेगी ही नहीं, हम लोगों को हमेशा छोटी इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर की स्पेशलिटी ये है कि उसमें कभी भी बड़ी इमेज नहीं बन सकती है, उसमें छोटी इमेज ही बनेगी। और ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप लोग क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला है दैट एन ऑब्जेक्ट एंड दैट अ मिरर इज मेकिंग एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाना कि वो कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की वो बात ही नहीं कर रहा है वहां पर। मेक सेंस? यस हरमन, विधि? यस, ऑलराइट, ठीक है। और इसमें दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी खड़ी हुई बनेगी और वर्चुअल इमेज ही बनेगी हम लोगों को इसमें। इसके यूजेस, बाकी ये तो इसका वो टेबल है, दिस इज द टेबल, आप लोगों को राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन एनी केस, एवरी केस इट इज मेकिंग अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं अपने साइड मिरर में, जब हम लोग गाड़ी का साइड मिरर यूज करते हैं ना गाइस, तो आप लोग उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही यूज कर रहे हैं। चलो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स, उसके जैसा यूज करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टर के जैसा। फिर रियर व्यू मिरर में हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्यों हम लोग रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज करते हैं। Why do we use rear view mirror as the why do we use convex mirror as the rear view mirror? तो उसके दो तीन पॉइंट्स आप लोग लिख लोगे, मैंने लिखवाया है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन लिखा हो बट आंसर नहीं लिखा हुआ इसका। जैसे पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट लिखोगे आप, वो वाइडर व्यू देगा। वाइडर व्यू मतलब ज्यादा एरिया कवर करेगा वो। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे, इट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल तो ठीक है बट लेकिन इरेक्ट जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पर। इट विल ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, हमेशा खड़ी हुई इमेज हमको बना के देगा। सो ऑब्जेक्ट, पता चला ऐसा है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मिरर में आपने देखा और आपको पता चल रहा है कि आसमान नीचे आ चुका है और रोड ऊपर जा चुका है मिरर के अंदर। आई मीन फिर ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा ना। क्या बोलता है हरमन, सातवें आसमान पे अभी? हरमन चैट बॉक्स में लगा हुआ किसके साथ? नहीं सर। लग तो रहा है। इतना सीरियस तो तुम मुझे कभी दिखाई नहीं पढ़ाई के टाइम पे। अरे सर, पर आप एकदम स्पीड में भगा रहे हो, इसलिए मैं क्या बोलूं। तो कुछ मत बोल, तो सुन। तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा सर। हाँ गुड, करना भी मत। चलो साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को साइन कन्वेंशन मैंने एक ही पढ़ाया था और वही फॉलो करना हम लोगों को। कोई भी डिस्टेंस हम लोग इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, any distance which is measured in the direction of the incident light, that will be positive। अगर इंसिडेंट लाइट आपकी लेफ्ट से राइट आ रही है और आप डिस्टेंस भी लेफ्ट से राइट ही मेजर कर रहे हो,
तो वो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे वो सारे डिस्टेंस। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है और आप डिस्टेंस राइट से लेफ्ट मेजर कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो वो डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव होंगे। बस ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, बाकी और जितने भी साइन कन्वेंशन है, प्रिंसिपल एक्सिस ये वो, पोल के आसपास ये सारे के सारे भूल जाओ, सब गलत है। वो 2-4 लोकेशंस ऐसी आएंगी जहां पर आप फंस जाओगे, वहां पर वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे। So make sure you understand this rule. Whatever distance you are measuring in the direction of incident light, that will be taken as positive. Rest directions will be negative, and distances which are measured above the principal axis, मतलब in the direction of the height of the object. Object की height की तरफ अगर आप कोई distance measure कर रहे हो ना, तो वो positive होगा। मैं principal axis भी word use नहीं कर रहा हूँ। I'm using that जो भी distances आप measure करोगे in the direction of the height of the object, मान लो अगर कभी गलती से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ जाता आपको, जस्ट इमेजिन अगर गलती से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता जिसकी हाइट आपको यहाँ से ऊपर से नीचे मेजर करनी पड़ जाती, आप वो हाइट को पॉजिटिव लोगे गाइस, नेगेटिव नहीं लोगे। प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। और ऐसे केसेस आपको पक्का आएंगे। सो मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको दिमाग में गांठ बांध लो कि भैया पहला रूल है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया तो पॉजिटिव, और दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में अगर हमने कोई डिस्टेंस मेजर किया तो वो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट की डायरेक्शन में। सो कोइंसिडेंटली क्या होता है, हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को हमेशा खड़ा रखते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। जब हम लोग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ये सब पढ़ेंगे ना, ये सारे रूल्स फेल हो जाएंगे वहां पर। सो बाकी मेरे वाले रूल डटे रहेंगे हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट और बताना भूल गया कि जितने भी डिस्टेंस मेजर करोगे हमेशा किससे मेजर करने हैं, पोल से। सारे डिस्टेंसेस दे विल ऑल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से मेजर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। बच्चों मिरर के केस में ना हम लोगों को 2-3 फॉर्मूले जो याद होने चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का -v/u। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v/u, जहां पे v है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस पोल से है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u बन जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। इसका एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का h2/h1, ऐसा भी आप लिख सकते हो इसको, m इज इक्वल टू h2/h1। h2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, h1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मिरर के केस में एक फॉर्मूला यूज होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है। इसमें फोकल लेंथ है f, द इमेज डिस्टेंस इज v एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u। आप लोगों को इसके साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, वहां पर आप लोगों को साइन अप्लाई करना होगा। लास्ट में एक फॉर्मूला यूज होता है गाइस, f इज इक्वल टू r/2। बस, इसके अलावा आप लोगों को कोई फॉर्मूले याद करने नहीं है मिरर के केस में। ये 3-4 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को अप्लाई करना है और इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में जो काम आने वाली चीज है वो ये है। पहली चीज लिख लो फटाफट कि m अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, सेकंड चीज m की वैल्यू अगर आपकी 1 है, और तीसरी चीज अगर आपके m की वैल्यू लेस देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इमेज बनेगी एनलार्ज्ड, इमेज बड़ी बनेगी। m इज इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की बनेगी एज द ऑब्जेक्ट, और लेस देन 1 है तो वो स्मॉलर साइज की बनेगी, स्मॉलर साइज। ठीक है बच्चों। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर -2 लिखा हो तो आप बोलोगे -2 तो 1 से लेस है सर, तो यहाँ पर इमेज छोटी बनेगी। नहीं, हमको मैग्निफिकेशन के ये वाले केस में जब हमको साइज देखना है तो माइनस को कंसिडर नहीं करना हम लोगों को, हमें सिर्फ 2 नंबर को चेक करना है। अब आप चेक करो, 2 इज ग्रेटर देन 1, सो इमेज विल बी एनलार्ज्ड, इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, माइनस को कंसिडर उस टाइम पे मत करना। समझ में आ रही बात। और अगर वैल्यू आपकी मैग्निफिकेशन की नेगेटिव आती है तो आप समझ जाना इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। दैट्स इट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो मान लो अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 आई है, आपका आंसर क्या होगा? पहली चीज है कि इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। क्यों? बिकॉज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो आपको, यस, एनलार्ज बनेगी इमेज। वेरी गुड, बिकॉज m इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। मेक सेंस? आगे बढ़े। जो बच्चे नए आए उनको समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्विक रिवीजन है गाइस, क्विक रिवीजन है, तो आप लोग एज इट इज इसको रख लो और रट लेना भाई, फिर और तो क्या है।
हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो ये तो ब्लैंक स्लाइड ऐसे ही है। बाकी एक क्वेश्चन है, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको ट्राई कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड हो जाना। लाइट अगर सीधे रास्ते पे जा रही थी तो उसको किसी से वो टकरा गई और टकरा के बेंड हो गई है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फिगर दिख रहा होगा, लाइट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे करके चल रही है, ऐसे करके आ रही है, और जैसे ही वो दूसरे सरफेस पे टकरा रही है, इस वाले सरफेस पे, वो बेंड हो गई है, ऐसे करके बेंड हो गई है। ठीक है, इस फिनोमिना को ये हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली ये वाले केस में देखो, ये वाटर है, नीचे की तरफ में वाटर है, पानी है, ये ऑयल है, ऑयल है। सो जैसे ही जो पेंसिल की लाइट वाइट है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, जब वो ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे आएगी तो हमको बेंड होती हुई नजर आएगी। वो पेंसिल के केस में आपको यहाँ पे दिखेगा, अभी देखो, नोटिस करो, जहां पर मैंने गोला किया है वहां पर पेंसिल बेंड होती हुई नजर आ रही है, बेंड हो रही है, बट एक्चुअली में पेंसिल बेंड नहीं हो रही है, और रॉड फॉर दैट मैटर। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले केस में देखो बच्चों, राइट, सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले केस में देखो बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बंदा जैसे जैसे इसका ये वाला पोर्शन चेंज कर रहा है, वैसे वैसे लाइट पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ ही, ऐसे करके बेंड हो गई है। वो बेंड क्यों हो रही है? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, वो इस ग्लास से पास हो रही है, इसलिए वो बेंड हो रही है। सो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसको बेंड होना ही होना है, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फॉर श्योर, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉज आते हैं बच्चों। पहला लॉ है, ये आप लोगों को याद रखना है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। और क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री कर ली होगी, चैप्टर नंबर 5 है ना, नहीं है? सर नहीं की, मतलब है पर नहीं की। चैप्टर नंबर 8 और 9 में है, बट नहीं किया। नहीं किया है तो मेरे से गलती हो गई फिर। चलो तो कोई बात नहीं, इसको फिर एज इट इज याद रख लो गाइस। जो इसका लॉ नंबर 1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा म्यू, इसको एमयू पढ़ते हैं, म्यू, म्यू, म्याऊ म्याऊ वाला, वो बिल्ली वाला म्यू, म्यू म्याऊ, व्हाटएवर इट इज। सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। स्नेल्स नाम का साइंटिस्ट था, उसके नाम पे हम लोगों ने इस लॉ को रखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो साइन वन वाला केस है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ आप लोगों को जो याद होनी चाहिए, जैसे साइन 0, साइन एंगल 0 अगर आपके पास में आ रहा है, उसकी वैल्यू 0 होगी। साइन 90 डिग्री अगर होगा तो वो 1 कहलाएगा, कॉस 0 होगा तो वो 1 कहलाएगा, कॉस 90 होगा तो वो 0 हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब एंगल 45 है, उसका tan ले रहे हो तो आंसर आपका 1 आएगा, आंसर विल बी 1। सो कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। बाकी लॉ नंबर 2 एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है जो हमारी लॉ नंबर 2 थी रिफ्लेक्शन वाले केस में, बस इसमें चेंज हो जाएगा कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड के बाद केस में रिफ्लेक्टेड की जगह पे रिफ्रैक्टेड आ जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। बाकी वो कहानी आगे लिख लेना। They all lie in the same plane. At the point of incidence, they all lie in the same plane. वो सेम कहानी वैसी ही वैसी रहेगी इसमें। लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, दोनों लॉज याद होने चाहिए आपको। फर्स्ट लॉ है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये लोग आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा होगा, है ना, लाइट आई थी, इंसिडेंट लाइट, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्लेक्ट हो गई है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोलेंगे। दिस इज मीडियम 1, यानी कि एयर ले सकते हो आप इसको, और ये मीडियम 2 कभी आप इसको वाटर ले सकते हो, एंड यू कैन टेक एनीवन, आई मीन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एयर और वाटर की बात नहीं होगी, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों हम लोग ना इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, और इसको दूसरे तरीके से बच्चों पढ़ते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1
v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे ही समझना है। दो फॉर्मूले हैं इसके, दोनों यूज होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पढ़ते हैं इसको, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, और ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इस फॉर्मूले में आपको दो चीजें गिवन होंगी, टू थिंग्स विल बी गिवन, टू थिंग्स गिवन होंगी, आपको वन ढूंढना पड़ेगा। फाइन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है इतना, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, आई मीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम टू यू। सो ये दो फॉर्मूले हैं, प्लीज अच्छे से इसको कर लेना। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आप मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए मींस एयर, फाइन, मैं लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बन जाएगा बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एंड यहाँ से गाइस दूसरे वेलोसिटी वाले केस में अगर हमें लिखना होगा तो लिखेंगे हम लोग c by v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यानी कि वैक्यूम, और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप हर बार c की जगह पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, कम ऑन बॉय। चलो बच्चों, यहाँ पे कुछ टेबल के अंदर में कुछ वैल्यूज दी हुई है, आपको रटनी नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ देखना है, आइडिया लगाना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ पर ना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1 दिया हुआ है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 2.42 दिया हुआ है, क्राउन ग्लास का 1.52 दिया हुआ है, ग्लास का आपको मोस्टली 1.5 मिलेगा, वाटर का 1.33 रहेगा। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, हो सकती है तो ठीक है, नहीं होगी तो वो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। यस मंशा, क्विकली। सर ये एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये टेबल से जो रटी हुई वैल्यूज है कभी नहीं पूछेगा, नेवर एवर, कभी नहीं पूछेगा वो। आपको रटनी नहीं है वैल्यूज, बिल्कुल नहीं रटनी है, ये सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ वैल्यूज होती है। मतलब आपका क्वेश्चन में ना आंसर आए 0.33 आंसर आया आपका, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार 0.33 वाटर का तो होता ही नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरा 0.33 आ रहा है, बट एक्चुअली में वाटर का 1.33 आना चाहिए। तो आप अपना वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से, बाकी रटना नहीं है इसको, बिल्कुल भी याद भी नहीं करना है इसको। ऑप्टिकल डेंसिटी, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे पक्का। तो विच वे विल इट बेंड, ये क्वेश्चन हमारा खड़ा होता है यहाँ। सो लाइट जब भी रेयर मीडियम से, देखो लाइट कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। होना क्या चाहिए था, देखो दिस इज द सरफेस, ये मीडियम का सरफेस है ये। सो लेट्स सपोज ये बाहर की तरफ में एयर है और नीचे की तरफ में वाटर है, वाटर इज डेंस एज कंपेयर टू एयर। सो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ऐसे करके टकराई सरफेस पे, होना तो चाहिए था कि रेड सीधी निकल जाती है, ऐसे करके सीधी निकल जाती। बात समझ में आ रही है? पूरा डायग्राम ऐसे करना पड़ेगा मुझे, यस। सो होना तो ये चाहिए था कि ये जो रे इंसिडेंट थी वो सीधी निकल जाती है इस डायरेक्शन में, बट नाउ सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। देखो नॉर्मल ये रहा नॉर्मल, इसकी तरफ बेंड हो रही है वो लाइट, ये अब आपको फाइनल रे मिलेगा। एंड दिस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ध्यान रखना गाइस प्लीज, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना है तो लाइट को किसकी तरफ बेंड कराना है, नॉर्मल की तरफ बेंड कराना है। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर लाइट रे जाएगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी वो, नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो जैसे इस केस में क्या हुआ था, लाइट को निकलना चाहिए था सीधे, बट सीधे ना जाके वो बेंड हो गई है इस डायरेक्शन में, टिल्ट हो गई है, नॉर्मल से दूर भाग गई है, नॉर्मल ये रहा और उससे दूर भाग रही है लाइट। चलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का केस बहुत मजेदार केस है गाइस। इंसिडेंट लाइट आई है, अगर सरफेस नहीं होता तो सीधी निकल जाती, बट क्योंकि सरफेस है तो यहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा अपना डायरेक्शन, और जब चेंज करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, दिस विल बी अ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक लाइन आपने ड्रॉ करी है, और देखो लाइट रे ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है ऐसे करके। उसके बाद में फिर हम लोग इस इंटरफेस पे एक नॉर्मल बनाएंगे, और अब देखो लाइट ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो होना तो चाहिए था सीधी निकल जाती, बट अब वो बेंड हो गई है इस डायरेक्शन में, सीधी निकल जाती लेकिन अब वो बेंड हो गई है इस डायरेक्शन में। ऐसा आपको केस बनाना है, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस।
इसमें ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ठीक है। ग्लास स्लैब का नाम दे देना आप लोग प्लीज, ए बी सी डी कुछ भी आप देना चाहते हो। इंसिडेंट लाइट का भी नाम दे देना और एरो बना देना पक्का से, जैसे मान लो एक्स और वाई, ये वाला पॉइंट आपके पास में ऐसा आ गया। नॉर्मल का नाम दे दो, एन एन वन दे दो, फिर इस वाले का M1 M2 दे दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। बाकी यहाँ पे डायरेक्शन आपने बनाई दिया, हर पॉइंट का नाम दे देना प्लीज, हर पॉइंट का नाम, जैसे एक्स वाई, और इसमें आप बोल सकते हो कुछ भी यार, डी, ये पॉइंट ई, यहाँ पे आपको ऐसे बनाना है, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। फिर ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो ये R1 बोल देता हूँ मैं इसको भी, ये भी R1 हो जाएगा बिकॉज मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज है। और ये वाला जो फाइनल एंगल मिलेगा आपको वो एंगल ऑफ फाइनल रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा आपके केस में। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का केस ऐसा बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। जब भी कोई चीज हम लोग पानी के ग्लास के नीचे रखते हैं तो वो हम लोगों को खड़ी हुई या ऊपर उठी हुई नजर आती है, वो रीजन क्या है उसके पीछे का, रिफ्रैक्शन है। दूसरी चीज है ये, जब भी हम लोग अपने क्या बोलते हैं पेज के ऊपर वो आता है ना पेपर वेट रखते हैं, तो आप देखोगे कि पेपर वेट की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स हम लोगों को ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे का, रीजन इज रिफ्रैक्शन। सिमिलरली पूल ऑफ वाटर, जब भी हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं या कहीं बाल्टी वाल्टी में देखते हैं ना, तो आपको पता चलेगा, आपको लगेगा ऐसा कि वो ज्यादा गहरा नहीं है, स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं है, ऐसा लगेगा, दूर से देखने पे लगेगा आपको, किसी एंगल पे देखोगे तो लगेगा, बट जब आप कूदोगे उसके अंदर तो पता चलेगा कि कितना गहरा है वो। ठीक है, तो हम लोगों को ना एक्चुअल हाइट नजर नहीं आती, एक्चुअल हाइट हम लोगों को पता नहीं चलती, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली अ लेमन केप्ट इन वाटर ग्लास, अगर छोटा सा लेमन हम लोगों ने पानी के ग्लास के अंदर रखा होगा तो आप लोग देखोगे उसको दूसरी साइड से देखने पे हमको वो बड़ा दिख जाएगा, बड़े साइज का दिखता है। देखा कभी ऐसा फील किया है? हैव यू एवर सीन दिस? क्विकली यस और नो? Yes, sir. ठीक है, गुड। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स गाइस, ये वाला जो फिनोमेना हो रहा है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। एक्चुअली में स्टार्स दे विल नेवर ट्विंकल, वो ट्विंकल नहीं करते भाई, उनकी कांस्टेंट लाइट होती है, दे आर जस्ट कांस्टेंट लाइट ऑफ कांस्टेंट बॉल ऑफ फायर। जैसे सन है, सन ट्विंकल नहीं करता, सन एक स्टार है ना, राइट। सो उसमें से कंटिन्यूअसली लाइट आती है, ऐसा नहीं कि स्टार में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली लाइट आएगी, ऐसा नहीं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो पोएम बनी थी ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो भी रिफ्रैक्शन के बेसिस पे है। तो बचपन से आप रिफ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हो, जबकि आपको पता भी नहीं था कि रिफ्रैक्शन हो चुका है। Congratulations. And finally, stick held obliquely and partly immersed in water. देखो आप पानी के अंदर में, पानी के ग्लास के अंदर में पेंसिल डाल के देखना, डुबो के देखना या पेन डुबो के देखना, आपको वो टेढ़ा नजर आएगा, टिल्टेड नजर आएगा। जहां पे वो टच कर रहा होगा पानी के सरफेस पे, वहां पे आपको वो टेढ़ा नजर आएगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल लेंसेज में हम लोगों के पास दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है डबल कॉन्केव लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों को बच्चों ऐसा दिखेगा, जिसके दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स टाइप होंगे, और डबल कॉन्केव लेंस आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसके दोनों सरफेसेस आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से केव की गुफा की शेप में आपको दिखेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। फिर समझ में आ रहा है सबको? ये कोई ऐसा नहीं जिसको समझ में नहीं आया? ये देखो क्विक रिवीजन है, चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, क्विक रिवीजन है, चैप्टर बहुत बड़ा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। Alright, these are some terms which are related to spherical mirrors, वो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, मैं कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ एक, उसी के बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है MN, इसका एकदम सेंटर का जो पार्ट होगा इसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। अपर्चर की बात करेंगे तो जो टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको मिल रहा है M से N यहाँ तक दोनों साइड में, वो अपर्चर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो ये जो मिरर हमारे पास था वो किसी स्फेयर का पार्ट था, वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और सिमिलरली ये वाले सरफेस का भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 बना सकते हैं, C2, यहाँ पे C2 हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर, या इसको O बोल दो, ऑप्टिकल सेंटर O और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, दिस इज नोन एज P एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे बच्चों तो कोई भी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो एक कॉमन पॉइंट से पास होती है, और उस कॉमन पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। बच्चों इसके अंदर में दो फोकस होंगे, एक होगा F2 और यहाँ पे कहीं पर होगा F1।
F1 और F2 दो फोकस होते हैं इसके लेंसेज के। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये रहा F1, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये रहा F2, शॉर्ट एंड शॉर्ट ऑफ। फोकल लेंथ की बात करोगे तो F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, लेट्स सपोज दिस इज F1, स्मॉल f1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f2 है। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकंड फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकंड फोकल लेंथ। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो गिचपिच डायग्राम है ये, फटाफट भाई, फटोफट, बड़ो बरोबर, जवा दो चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस। गाइस जो रूल्स हम लोगों ने पहले देखे थे सेम रूल्स हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं रूल्स समझा नहीं रहा हूं इसके अंदर। डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आएगी तो फोकस से पास होगी, या फिर कॉनकेव लेंस के केस में वो अपीयर होगी, फोकस से पास होती। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, स्क्रीनशॉट एंड आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट, ये वाला एक रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी निकल जाएगी, दोनों केसेस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो, दोनों केसेस। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइज, ये वाला अगर फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अगर वो फोकस से पास होगी तो, इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कॉन्वेक्स लेंस के भी इस टाइम पे दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी अपनी फोकस पर। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पर रखा हुआ है इंफिनिटी पे, ठीक है, इमेज बन रही है फोकस पे। बाकी आप लोग इसका वो बना सकते हो, आई मीन ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। पहला ऑब्जर्वेशन है इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड क्यों है? बिकॉज एक्चुअली में रेज मीट कर रही है। देखो दीज आर द रियल रेज विच आर मीटिंग। दूसरी चीज आप लिख सकते हो कि साइज बहुत छोटा है, साइज इज डिमिनिश्ड लिख सकते हो आप। और तीसरी चीज आप लोग लिख सकते हो कि इमेज फोकस पे बन रही है, इमेज इज ऑन फोकस। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम ये वाला केस देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे केसेस हैं। कॉन्वेक्स लेंस के ना लिटरली जैसे हमारे कॉनकेव मिरर के केसेस है वैसे कॉन्वेक्स लेंस के केसेस हैं। ये सारे केसेस आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं एक केस आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी या फिर 2f के दूर खड़ा होगा तब हमारा इमेज बनेगा कुछ राइट हैंड साइड में और लेटा हुआ, उल्टा हुआ। रूल्स हमने वही फॉलो किए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आए, रिफ्रैक्शन होने के बाद में वो फोकस से पास हो रही है, दिस इज द फोकस f, ठीक है। सिमिलरली हमने एक और रूल फॉलो किया जिसमें हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हो, आप लोगों को पता है कि वो रेज सीधी निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वहां पर इमेज बन गई है, ये है a डैश b डैश अपनी इमेज, और इमेज का ही डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर o। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस ये v कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो u कहलाएगा, वो u कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो जीरो से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा। और ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट का वो जो इमेज की जो भी ऑब्जर्वेशन वो देख सकते हो, इमेज छोटी है, लेटी है, रियल है, इन्वर्टेड है, इट इज बिटवीन f and c, दैट्स इट, दीज आर द ऑब्जर्वेशन, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट, q, v and f। बाकी ये वाला केस आप लोग देख लेना, ये प्रॉब्ली द ओनली केस जहां पर कि कॉन्वेक्स लेंस एक एग्जैक्टली सेम साइज का इमेज बनाएगा एज द ऑब्जेक्ट। तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है सेम साइज इमेज का बनेगा। ये वाला केस है, एक बार इसको भी देख लेना आप लोग। फिलहाल ये वाला केस आप लोग देख लेना, एक ये वाला केस है। फाइनली एक ये स्पेशल केस है जैसा कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर वाले में भी देखा था, ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। देखो इमेज पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, डायरेक्ट बन रही है, एनलार्ज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, एनलार्ज इमेज बन रही है। बाकी ऑब्जर्वेशन से लिख लेना इसमें अपने हिसाब से। ये पूरा डायग्राम है, आई मीन दिस इज द टेबल। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, हम आ जाएगा आप लोगों को एक साथ में, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे तो, लास्ट टाइम पे आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे तो उसको। बाकी कॉनकेव लेंस के केसेस हैं, ये लोग भी आप लोग, ये भी डायग्राम आप लोग बुक से देख के बना सकते हो गाइस, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत ईजी है वो। दो केसेस हैं इसके अंदर में भी, और इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी इस केस में। बाकी आप लोग ड्राइंग बना सकते हो इसमें से, आई एम श्योर। ये क्वेश्चन रहने दो, साइन कन्वेंशन भी रहने दो। लेंस फॉर्मूला में अजम्पशंस प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि अजम्पशंस कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, और ये अजम्पशंस वैलिड रहेंगी हम लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। लेंस पतली है, थिन है, अपर्चर उसका छोटा है, ऑब्जेक्ट इज लाइंग क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस and the incident rays they are making small angles with the lens surface। तो ये assumptions है, प्लीज एज इट इज इसको रख लो, समझना नहीं है इसको बिल्कुल भी।
समझेंगे इसको किसी और दिन। लीनियर मैग्निफिकेशन बाय लेंस, m का फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, इसका भी फॉर्मूला वही रहता है, m इज इक्वल टू h2 by h1, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला गाइस पहले -v/u था, इस बार +v/u आ जाएगा आपके पास में। लेंसेज के केस में m इज इक्वल टू +v/u, और जो लेंस का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा इस केस में। प्लीज मेक श्योर आप लोग इसको समझते हो, ध्यान से इस फॉर्मूले को समझ लेना, लिख लेना भाई। बाकी वही चीज पुरानी वाली, मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, कैसे होगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इज इक्वल टू 1, वो सब कहानी सेम चीज इसमें लगेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस ये 2-3 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो डेफिनेशन ही उसका ये बोलता है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकाल लो, एंड दिस रेसिप्रोकल आई मीन दिस फोकल लेंथ दैट शुड बी इन मीटर्स, ये मीटर्स में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होगा तो कन्वर्ट कर लेना मीटर्स में। मान लो कोई आपको दे देगा 25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दे देगा, फोकल लेंथ, तो आपको क्या करना है, 25 को डिवाइड करना है 100 से, दैट मींस 0.25 मीटर का आपका फोकल लेंथ होगा। वो 0.25 आप यहाँ पे पुट करोगे, 25 पुट मत कर देना, गलत आंसर आएगा। इसका जो यूनिट होता है बच्चों, SI यूनिट इज इन डायोप्टर्स, साइंटिस्ट के नाम से है ये डायोप्टर्स, कैपिटल D से डिनोट करेंगे इसको। सो पावर आपका +1.25D आ रहा है, या प्लस 2.5D आ रहा है, या -2.5D आ रहा है, एंड सो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। मतलब ये वाली जो, अगर पावर लिख लो, शायद आपको ये बात पता ना चले, इफ पावर इज पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो जो लेंस बनेगी गाइस, लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस, और पावर अगर नेगेटिव है तो आप समझ जाना कि लेंस मेरा कॉनकेव है। ये क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो लेंस कॉन्वेक्स होगा, अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव है तो लेंस कॉनकेव होगा, लेंस कॉनकेव होगा। बाकी आप इंडिविजुअली अगर आप दो चार रेज लेते हो, यहाँ पे बना देता, 2-4 लेंसेज लेते हो, मान लो आपने एक लेंस यहाँ पे ऐसे लिया, दूसरा लेंस आपने इसके बाजू में रख दिया, तीसरा लेंस ऐसे रख दिया, चौथा लेंस ऐसे रख दिया, L1 L2 L3 L4, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2 P3 P4, ऐसे करके अलग अलग लेंस की अलग अलग पावर है। तो जो टोटल पावर होगा वो इन सबका समेशन हो जाएगा, P1 + P2 + P3 + P4, दैट्स इट, सिंपल है ये। और सिर्फ ये कॉन्वेक्स लेंस में नहीं है, कॉनकेव लेंस हो या कॉम्बिनेशन हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल पावर को ऐड कर दो, टोटल पावर को ऐड कर दो। अब वो डिपेंड करेगा आपकी पावर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है क्या नहीं है, बट आपको ऐड करना सारी वैल्यूज को। ओके बस बाकी यही है चैप्टर गाइस, इसमें और इसके अलावा कुछ है नहीं। दीज आर सम बोर्ड क्वेश्चंस, आप लोग इसको लिख सकते हो, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। टू 2013 का क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी 2015 का क्वेश्चन है ये। देखो जैसे मैंने आपको बोला था ना, अगर पावर गिवन है, पावर P इज इक्वल टू 2.5D दे दिया आप लोगों को, प्लस दिया हुआ है, दैट मींस लेंस आपको यहाँ से पता चल गया वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, टाइप ऑफ द लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। बाकी वो पूछ रहा है फोकल लेंथ निकाल लो, तो आप फॉर्मूला लगा लें, P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2.5 निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/2.5, जो भी आंसर आएगा आप लोग देख लेना, व्हाटएवर द आंसर इज। ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। देखो +2 डायोप्टर कॉन्वेक्स लेंस माइनस कॉनकेव लेंस, नेचर ये हो गया, यही है नेचर। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बस अब घर जाके ऐश करो। ठीक है, तो आई मीन इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। प्लस माइनस साइन की गलती मत कर देना, क्योंकि वहां पर बहुत गलतियां होती हैं। बेस्ट ठीक है, बस बाकी तो ऑल द बेस्ट। एग्जाम में देखो फिर कितने मार्क्स क्या आते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग यूज कर सकते हो इसको, और वैसे तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच विद दिस, बाय गाइस, बाय सर। बाय बाय।